बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित में अध्याय 8 कोण। और अध्याय 8 कोण के अंतर्गत आज हम देखेंगे कोणों के प्रकार। बच्चों देखिए, यहाँ पर आपकी पुस्तक में पेज नंबर 89 में दिया हुआ है एक घड़ी का चित्र, जिसमें देखिए ठीक 12 बजे हैं। 12 बजे क्या होता है, आप जानते हैं कि दोनों सुइयां बिल्कुल एक सिद्ध में होती है। देखिए यहाँ पर मिनट की सुई है, जो बड़ी वाली सुई दिख रही है वो, और छोटी वाली सुई जो है वो घंटे की सुई है। जब दोनों सुइयां बिल्कुल एक सिद्ध में होती हैं, तब इन दोनों के बीच, अब मान लो दोनों भुजाएं हैं अलग अलग, एक छोटी भुजा एक बड़ी भुजा, दोनों भुजाओं के बीच कोई झुकाव नहीं हो रहा होता है। ऐसी स्थिति में कोई कोण भी नहीं बन रहा है। तो जब दोनों भुजाओं के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, इस स्थिति को हम कहेंगे शून्य कोण। तो यह कोणों के प्रकार का पहला प्रकार हुआ शून्य कोण। कौन सा कोण बना यहाँ पर? शून्य कोण बना। चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर बीच में दोनों कांटे का एक बिंदु है। यहाँ से वृत्ताकार पथ को हटा दिया गया है। अब एक सुई ये है O से A तक, और एक सुई ये है O से B तक। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सटी हुई हैं। बिंदु O पर अभी कोई कोण नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे पर बिल्कुल सटी हुई है। जब ये सुई घूमकर इधर आ जाए इस तरफ, जैसे देखिए यहाँ पर बिंदु O यहाँ पर है, OA इधर है और OB इस तरफ है, तो बिल्कुल ये कोण यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा है। देख रहे हैं आप, O यहाँ पर है। हम बिंदु O पर बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर से देखेंगे तो B पर कोण बनता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन बिंदु O पर कोई कोण नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों सुइयां एक सिद्ध में बिल्कुल। ऐसी स्थिति में कोण AOB बराबर हम शून्य अंश लिखेंगे। यहाँ पर भी कोण AOB बराबर हम शून्य लिखेंगे। अभी यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको हम आगे बात करेंगे। तो आपने जाना कोणों के पहले प्रकार में हमने देखा शून्य कोण के बारे में। अब हम बात करेंगे इस चित्र के बारे में। जब ये सुई घूमकर बिल्कुल इधर आ जाए, विपरीत दिशा में आ जाए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं OA इधर है और OB इधर है, यानी कि ये OB नाम की जो भुजा है वो घूमकर इधर आ चुकी है, तब कंडीशन ऐसे बनेगा। ये देखिए इस प्रकार से कंडीशन बनेगा यहाँ पर। तब हम नापेंगे जब इस कोण को, तो बिल्कुल ये 180 अंश का कोण रहेगा। कितने अंश का कोण रहेगा? 180 अंश का कोण। इसी को हम सरल कोण कहते हैं। तो ये कोणों के प्रकार में दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार क्या देखा हमने? शून्य कोण, जहां पर बिल्कुल कोण नहीं बन रहा होता है। और यहाँ पर हमने देखा सरल कोण, जहां पर कोण का मान होता है 180 अंश। तो 180 अंश के कोण को हम सरल कोण भी कहते हैं। ये हमने यहाँ पर देखा। अब चलिए बच्चों बात करते हैं। ये देखिए एक कोण न्यून कोण तीसरा प्रकार है कोणों के प्रकार में। वह कोण जो शून्य से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। देखिए यहाँ पर 38 अंश का कोण बना हुआ है, ये एक न्यून कोण है। शून्य से बड़ा 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, ऐसे करते करते 50, 60, 70, 80, 80 के बाद 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 तक का कोण शून्य से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से लेकर 89 तक जितने भी कोण बनेंगे, सारे के सारे कोण कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। अब हम बात करते हैं समकोण की। देखिए चौथे प्रकार में है समकोण। वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो, समकोण कहलाता है। समकोण में एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है ये भुजा, इसी को हम लंब कहते हैं। जब कोई भुजा किसी अन्य भुजा पर बिल्कुल सीधी खड़ी हो, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, OB जो है वो OA भुजा पर बिल्कुल सीधी खड़ी है। जैसे आपके घर का दीवार खड़ा होता है ना जमीन पर सीधी, बिल्कुल उसी तरह से ये भी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई भुजा है। और इसका जब हम नापेंगे तो ये बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाता हुआ रहेगा। तो 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। ये है चौथा प्रकार। इस प्रकार से हमने अभी तक 4 प्रकार के कोण पढ़े। पहला हमने पढ़ा शून्य कोण, दूसरा हमने पढ़ा सरल कोण, तीसरा हमने पढ़ा न्यून कोण, और चौथा हमने पढ़ा समकोण।
तो ये समकोण है, आपने देखा। चलिए और कोण के एक और प्रकार को हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये है पांचवा प्रकार, अधिक कोण। एक कोण जिसका माप 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। यहाँ पर देखिए 90 अंश से अधिक है, बिल्कुल ये सीधी खड़ी होती तो 90 अंश का होता, लेकिन ये बाईं ओर झुक गई है ये भुजा, इसलिए ये कोण जो है वो 90 अंश से अधिक है, अतः यह अधिक कोण है। 90 अंश से एक भी ज्यादा हुआ, 91 अंश का हुआ, मतलब वो अधिक कोण है। लेकिन हाँ, 180 से कम होना चाहिए। 180 होने पर क्या हो जाएगा पता है आपको? दूसरा प्रकार का कोण पढ़े ना हम, यहाँ पर सरल कोण हो जाएगा। वैसे इसी क्रम में ही बोलना जरूरी नहीं है आपको, आप जिस क्रम में भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पांचवा प्रकार का कोण हम यहाँ पर पढ़ें, अधिक कोण। जरूरी नहीं है कि आप भी पांचवा प्रकार ही बोलें, लेकिन अभी हम क्रम से बोल रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, अदरवाइज इसको आप दूसरा तीसरा में भी रख सकते हैं। तो ये है अधिक कोण। तो अधिक कोण का मतलब क्या हुआ? 90 से अधिक और 180 से कम अंश के कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। अब बच्चों इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे छठवां प्रकार का जो कोण है, प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम वृहत कोण भी कहते हैं, यानी कि ये 180 अंश से ज्यादा होता है। वह कोण जिसका माप समकोण 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यहाँ पर समकोण की जगह या तो दो समकोण लिखा होना चाहिए था या सरल कोण लिखा होना चाहिए था, संभवतः प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए आप बोलेंगे वह कोण जिसका माप सरल कोण 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। देखिए यहाँ पर 180 यहाँ से सीधा बनेगा कोण, लेकिन ये इससे ज्यादा हो गया, इधर नीचे तरफ झुक गया है। और ये देखिए कोण का निशान इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ से घूमते हुए आके यहाँ तक, और 212 अंश का कोण बना हुआ है, यानी कि 180 से अधिक है। तो फिर यह कोण कौन सा है? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। और जब भुजा पूरी घूमती हुई ऐसे घूमती हुई यहीं पर फिर वापस आ जाए, एक चक्कर लगाकर ना, एक चक्कर लगाकर पूरा वापस इसी ओ ए भुजा में आके मिल जाए, तब इस प्रकार की स्थिति बनेगी। देखिए ये ऐसे घुमा हुआ पूरा एक राउंड मारा हुआ। यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद अपने प्रारंभिक स्थिति से संपाती हो जाए, यानी कि वास्तविक उसी स्थिति में फिर वापस आके मिल जाए, तो इस प्रकार बना कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। यह कोण 360 अंश का होता है। तो संपूर्ण कोण समझ गए आप? संपूर्ण कोण कब कहलाएगा? जब यहीं से एक भुजा उठकर पहले न्यून कोण बनाएगी, फिर सम कोण बनाएगी, फिर अधिक कोण बनाएगी, फिर सरल कोण बनाएगी। सरल कोण के बाद प्रतिवर्ती कोण बनाते हुए वापस उसी जगह में जाके चिपक जाए जहां से वो चलना शुरू किया है, तब हम कहेंगे कि एक चक्कर लगा लिया, अब इसका एक चक्कर पूरा हो गया, यानी कि 360 अंश का कोण बन गया। जब तक चक्कर लगाना शुरू नहीं किया है तब तक वो शून्य कोण पे रहता है, और एक चक्कर लगा के आने के बाद 360 अंश का कोण बनाकर वहीं पर आके मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम 7 प्रकार के कोण पढ़े। 7 प्रकार के कोण पढ़े हम। सबसे पहला हमने पढ़ा शून्य कोण, फिर उसके बाद हमने पढ़ा सरल कोण, फिर उसके बाद हमने पढ़ा न्यून कोण, फिर उसके बाद हमने पढ़ा सम कोण, फिर हमने पढ़ा अधिक कोण, और फिर हमने पढ़ा प्रतिवर्ती कोण, और 7वां हमने पढ़ा संपूर्ण कोण। इस प्रकार से हम इस कक्षा में कोणों के 7 प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, उसी को हम आगे बनाकर देखेंगे भी। तो यहाँ पर आपको क्रियाकलाप 9 दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है? नाप कर देखना है कि ये कोण जो दिए गए हैं वो कौन से कोण हैं। शून्य कोण है, सरल कोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, प्रतिवर्ती कोण है कि संपूर्ण कोण है, ये सब आपको नाप कर यहाँ पर देखना है। ये देखिए इधर भी दिया हुआ है, इन सभी कोणों को आपको नापना है, और डिब्बा बना हुआ उसमें लिखना है आपको कि यह कोण कौन सा कोण है, सरल कोण है, क्या कोण है। कोणों के प्रकार आपको यहाँ पर डिब्बों में लिखते जाना है। अब हम देखेंगे कोणों के युग्म। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कोणों के युग्म। ये क्रियाकलाप है, सभी आप लोगों को करना होता है। इसको करेंगे आप लोग तो प्रश्नावली हल करना आसान होगा। आपने प्रायः देखा होगा कि हर बिंदु पर एक से ज्यादा कोण बनते हैं। आइए इसके बारे में कुछ सोचते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, और कोणों के युग्म में सबसे पहला हम पढ़ेंगे आसन्न कोण के बारे में। शब्द थोड़ा कठिन लगता है आसन्न कोण, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे आप तो ये बिल्कुल आपको सरल लगने लगेगा। थोड़ा प्रयास कीजिएगा। जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन भुजा, जो दोनों में मौजूद हो उसको हम
उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। देखिए ये भुजा देखिए ओ बी, वो इस कोण के लिए भी है और इस वाले कोण के लिए भी है। यही भुजा जब दोनों के लिए एक ही, जैसे आप कमरे में देखते हैं, आपके घर में दो कमरों के बीच में एक दीवार होता है ना, वो दीवार जो है दोनों कमरों के लिए होता है। यदि आप अपने कमरे का दीवार फोड़ देंगे तो बाजू वाले कमरे का भी दीवार फूटेगा, क्योंकि दीवार तो वही है। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए, तो उसी दीवार को हम आसन्न दीवार कहेंगे। ठीक ऐसे यहाँ पर भी एक भुजा है, उसको हम आसन्न भुजा, उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे इसको, क्षमा चाहूंगा, उभयनिष्ठ भुजा। जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर एक ही शीर्ष पर बने दो कोणों को लेते हैं तो इस प्रकार के कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। तो आसन्न कोण समझ में आया आपको? जैसे देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा के इस तरफ के भी कोण को लेंगे, इस तरफ के भी कोण को लेंगे, तो दोनों कोण कैसा कहलाएगा? आसन्न कोण कहलाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये एक आसन्न कोण है और ये दोनों मिला के आसन्न कोण है, फिर ये आसन्न कोण है ये, क्योंकि भुजा यहाँ पर उभयनिष्ठ है। ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है। अब देखिए हम बात करेंगे रैखिक युग्म के बारे में। अब रैखिक युग्म क्या है भाई? देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे। आसन्न कोणों की वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, एक सरल रेखा में हो तो उनसे बने आसन्न कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। अर्थात जब दो आसन्न कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तब उसे रैखिक युग्म कहते हैं। इन्हें सरल रेखीय आसन्न कोण या रेखीय कोण भी कहते हैं। तो परीक्षा में जब आएगा आपके पास सरल रेखीय आसन्न कोण या रेखिक कोण किसे कहते हैं करके, तो आप बताएंगे रैखिक युग्म के बारे में। देखिए यहाँ पर ध्यान से चित्र को देखिए, ये रेखा सीधी गई है और यहाँ पर एक रेखा अलग से यहाँ पर और है। जैसे यहाँ पर देखिए भी सीधी गई है, फिर उसके ऊपर ऐसी है, ये भी सीधी गई है, उसके ऊपर ऐसी, ये भी सीधी गई, इसके ऊपर ऐसी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये वाला कोण और यहाँ पर कोण बनेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे नापने के बाद तो 180 अंश आएगा। वैसे यहाँ पर देखिए ये वाला कोण जो बनेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक कोण बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा। यहाँ पर भी वैसी होगा, यहाँ पर भी ऐसी होगा, यहाँ पर भी ऐसी, यहाँ पर भी ऐसी। तो यहाँ पर आसन्न कोणों का योग जब 180 अंश आ जाए तब हम उसको रैखिक युग्म कोण कहेंगे। इसीलिए आसन्न कोण पहले बताया गया आपको। उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनने वाले कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। यहाँ पर भी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनने वाले आसन्न कोण है सभी के सभी, लेकिन एक विशेष स्थिति धारण की है। ये दोनों कोणों का मान कितना हो रहा है? 180 अंश हो रहा है, इसलिए इसको हम आसन्न कोण के साथ साथ अब नया रूप धारण कर लिया, इसलिए इसको रैखिक युग्म कोण भी हम कहेंगे। तो ये क्रियाकलाप आप लोग कीजिएगा। फिर क्रियाकलाप 10 दिया हुआ है आपको, जिसमें आपको देखना है कौन से कोण रैखिक युग्म है, कौन से कोण आसन्न कोण है। तो छांटना है आपको और लिखना है। आसन्न कोण तो सभी है, पर बताना है आपको ये रैखिक युग्म है, ये आसन्न कोण है। अब हम बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। कॉपी में आप ऐसे दो रेखाएं खींच लीजिए इस प्रकार से गुणा का चिन्ह बनाते हुए, ठीक है। अब देखिए आप गुणा का चिन्ह बनाने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए इस तरफ से ये ऐसे कोण बना हुआ है एक, और एक कोण ऐसे बना हुआ है, दो कोण बना हुआ दिख रहा है आपको, बिल्कुल आमने सामने। एक घर बनाऊंगा मैं तेरे घर के सामने वाली बात है यहाँ पर, बिल्कुल आमने सामने कोण बना हुआ है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है दोनों कोण, यानी दोनों के शीर्ष एक दूसरे की तरफ है। इसलिए हम इन दोनों कोणों को, इसको और इसको, दोनों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। दोनों के शीर्ष एक ही ओर, एक दूसरे की ओर अभिमुख है। ठीक वैसे ये वाला कोण देखिए आप और ये वाला कोण देखिए, ये दोनों भी आमने सामने हैं, तो ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए उपरोक्त चित्र में कोण AOC, देखिए AOC कहाँ है? AOC के विपरीत कौन सा कोण बन रहा है? तो कौन सा बन रहा है? देखिए DOB इसके विपरीत बन रहा है। फिर वैसे ही देखिए BOC के विपरीत कौन बन रहा है? AOD। तो AOD और COB ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने बनने वाले कोण। आपके सामने यदि कोई खड़ा है तो आपकी तरफ शीर्षाभिमुख है, आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तो इसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। आप ऐसी पट्टियां लेकर और उसको बीचों बीच एक कील लगा के इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण के लिए आप गतिविधि कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, आपको अच्छा लगेगा। वैसे बच्चे तो सो बबूल के बीज वाले भाग से जो फल रहता है उससे बनाते हैं, हवा में घूमने वाला चरखी जैसा,
वैसे ही ये बना हुआ है, ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में। यहाँ पर देखिए आप पूरक कोण और संपूरक कोण आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इस चित्र को ध्यान से देखिए आप। ये देखिए BA और BD, ये दोनों जो रेखाएं हैं वो कौन सा कोण बना रही है? BD के ऊपर BA बिल्कुल लंब है, तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ से ऐसा, ये है 90 अंश का कोण है। लेकिन ये देखिए ये किधर चला गया? बीच से, यानी कि ये बीच की जो भुजा है वो इस कोण को दो भागों में बांट दिया। तो भी देखिए ये छोटा वाला कोण बन रहा है वो, और ये बड़ा वाला कोण बन रहा है, दोनों को मिला कितना है? 90 अंश ही है। तो ऐसे दो कोण, जब दो आसन्न कोण, ये देखिए ये आसन्न कोण भी जो है ना, हम आसन्न कोण पढ़े हैं, तो आसन्न कोण भी है ये भुजा जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनने वाले कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। तो दोनों आसन्न कोण भी है। तो जब दो आसन्न कोण के मापों का योग एक समकोण या 90 अंश हो, तो प्रत्येक एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो देखिए ये कोण इसके पूरक है और ये कोण इसके पूरक है, दोनों मिला के 90 अंश होता है। ठीक इसकी जस्ट आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों कोणों को मिलाकर 180 अंश होगा। तो जब जिन दो कोणों के मान 180 अंश होते हैं वो दोनों एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। यहाँ पर पूरक, जब दो कोणों का मान, ऐसे आसन्न कोण जिसके दोनों कोणों का मान 90 अंश हो तब हम इसको एक दूसरे का पूरक कोण कहेंगे। और ऐसे आसन्न कोण जिसको दोनों को मापों को हम जोड़ें तो 180 अंश आए, तो इन दोनों को हम एक दूसरे का समपूरक कोण कहेंगे। तो पूरक कोण और संपूरक कोण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से बताएं, पूरक कोण कब कहलाएगा? जब दोनों कोणों का मान जोड़ने पर 90 अंश का हो। और संपूरक कोण जब इन दोनों कोणों के मानों को जोड़ेंगे और 180 अंश आएगा तो एक दूसरे का समपूरक कहलाएगा। समपूरक देखने में बड़ा शब्द है, इसलिए हम इसको 180 अंश के साथ तुलना करेंगे, और पूरक कोण देखने में छोटा शब्द है, इसलिए हम इसकी तुलना 90 अंश के साथ करेंगे। 90 छोटा कोण है और 180 बड़ा कोण है। तो इस प्रकार से आप संपूरक और पूरक को याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। आइए थोड़ा सा अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 40 अंश का कोण दिया हुआ है, पूछा गया है इसका पूरक कोण क्या होगा। तो बताइए 40 में और कितने अंश का कोण जोड़ें कि 90 हो जाएगा? तो 40 में हम 50 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, इसलिए 40 का पूरक कोण होगा 50 अंश। यहाँ पर देखिए 95 लिखा हुआ है, तो 95 का पूरक तो होगा नहीं, इसका समपूरक होगा, है ना। तो 95 का समपूरक हम निकालेंगे तो 85 अंश आएगा। अब यहाँ देखिए 75 का संपूरक भी निकाल सकते हैं आप और पूरक भी निकाल सकते हैं। 90 का आप संपूरक ही निकाल सकते हैं, पूरक तो फिर 0 अंश हो जाएगा क्योंकि 90 तो पहले से ही हो गया है। ठीक उसी प्रकार देखिए नीचे 150 अंश का आप संपूरक निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 अंश आएगा। 150 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पर देखिए 60 अंश का पूरक भी निकाल सकते हैं और संपूरक भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। पूरक और संपूरक पूछा जाता है, परीक्षाओं में भी आता है। तो पिछले पेज के अभ्यास को देखकर आप यहाँ पर सारणी को पूरा भरेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे तो सभी चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 की ओर। ठीक है, तो इतना पूरा कर लेते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।